नमस्कार दोस्तों। बात 1931 की है। डच डिप्लोमेट डैनियल वेल मेलन ने यमन के राज दरबार में क्राउन प्रिंस से मिलने गए। यमन के क्राउन प्रिंस अपने दरबार में अपने सहयोगी के साथ बैठे थे। वहीं क्राउन प्रिंस का बेटा भी था, उसका नाम अहमद था। उसको अपने पिता के बाद इमाम बनने में 17 साल और लगेंगे, लेकिन वह एक कठोर शासक के रूप में पहले ही प्रसिद्ध हो चुका था। जब डैनियल मेलन ने अहमद से मुलाकात की, उनको लगा कि वह गुस्सैल, आक्रामक आंखों वाला एक तेज तर्रार व्यक्ति है जो यमन की पारंपरिक नशा खत का आदी था। खत जो यमन की एक राष्ट्रीय सामाजिक नशा के रूप में जानी जाती है। यमन के लोगों को खत चबाना आदत है। ये लोग हुक्का और चाय पीने के साथ इसका उपयोग करते हैं। ऐसा लग रहा था वह व्यक्ति खत के शौक के लिए ही जिंदा हो और उसे वह जल्दी जल्दी दबा रहा था। वह सोच रहा था, मैं ज्यादा से ज्यादा खत का उपयोग करूं जिससे जल्दी नशा आए और दिमाग शांत हो जाए। अहमद जैदी उन इमामों में से आखिरी इमाम थे जिनके पूर्वजों ने यमन पर 1000 साल से अधिक समय तक शासन किया। जैदी 993 ईस्वी में यमन आए। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। अगर देखा जाए तो एक तरह से यमन में आधुनिक जैदी युग की शुरुआत हुई। जैदी सिद्धांत हूती मूवमेंट का आदर्श रहा। इराक और ईरान में बहुसंख्यक शियाओं से अलग हुआ यह एक संप्रदाय है। हालांकि इसे अक्सर शिया ही कहा जाता है, लेकिन इसकी धार्मिक मान्यताएं शियाओं के तुलना में सुन्नियों के अधिक करीब है। इमाम अहमद एक कट्टर शिया मुस्लिम था। उसके पिता की मृत्यु के बाद जब उसने यमन के क्राउन प्रिंस बना, उसने यमन की जनता पर अत्याचार शुरू कर दिए। अपनी मौत का उसे बहुत बड़ा खौफ था। उसे अपने मारे जाने का डर था। उसे डर था कि उसके अपने ही साथी उसे मार डालेंगे, इसलिए उसने किसी पर भरोसा नहीं किया, खासकर अपनी सेना पर। इसी कारण से उसने यमन के नॉर्थ में रहने वाली कबीलाई लोगों को गुलाम बनाया, जो उसके वफादार भी हुए। 1948 में इमाम अहमद ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अपनी सेना को यमन की कैपिटल सना को लूटने की अनुमति दी। इमाम, जिन्होंने खुद को इस्लाम की तलवार कहा, इनका मानना था कि हमने अल्लाह के हुक्म से शासन किया। उसके शासन का अंत 1948 से 1962 तक चला। 1962 तक जैदी सिद्धांत को जिन्होंने अपनाया वे यमन के पैसे वाले लोग थे। ज्यादातर सैयद लोग इनको फॉलो करते थे। इनमें से एक समूह पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज था। इस सिद्धांत को प्रमुख मानने वाले लोग लैंडलॉर्ड और जज थे। शिया लोगों की तरह जैदी सिद्धांत को मानने वाले लोगों का विचार था कि केवल पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई दामाद अली के वंशजों को इमाम के रूप में सभी मुस्लिमों की लीडरशिप करने का अधिकार है। हम लोग पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के द्वारा नियुक्त वारिस है। हूतीस यमन के नॉर्थ वेस्ट सादा प्रोविंस में रहने वाला एक बड़ा कबीला था। यहाँ रहने वाले सभी जैदी सिद्धांत को मानने वाले लोग थे। जैदी सिद्धांत के ज्यादातर फॉलोअर यमन में रहते हैं और जैदी दुनिया के 70 मिलियन शियाओं में से लगभग 8% है। यमन की आबादी का लगभग 35% हिस्सा है। जैदी जिन्हें फाइवर्स भी कहा जाता है। हूती मूवमेंट का मानना है यमन को 1962 की पहले जैदी रूल्स के हिसाब से ही चला जाए, लेकिन 26 जनवरी 1962 यमन में एक निर्णायक मोड़ आया जब हूतीस के नेता बदरुद्दीन अल हूती ने उस समय खुले तौर पर नॉर्दर्न यमन के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया और एक नए इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया और कहा कि इस हिस्से में रिपब्लिक रूल्स लागू नहीं होंगे, यहाँ केवल शरीयत रूल्स लागू होंगे। हूती के पारिवारिक नाम हूती से आया। हुसैन अल हूती का जन्म 1956 में उत्तरी यमन के सादा प्रांत के मारन क्षेत्र में हुआ। हूती मूवमेंट का पहला कमांडर हुसैन बदर अल दीन, जो हुसैन बदर अल हूती का पिता था, वह उत्तरी यमन में एक प्रभावशाली जैदी मौलवी था। 1980 के दशक में दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के उदय से प्रेरित होकर बद्र अल दीन एवं उसके बेटों ने यमन के जैदियों के बीच विशाल सामाजिक और धार्मिक नेटवर्क का निर्माण किया। हूती आंदोलन 1990 के दशक में उत्तरी यमन में सऊदी अरब के बढ़ते वित्तीय और धार्मिक प्रभाव के प्रतिक्रिया के स्वरूप उभरा। 1990 से पहले यमन दो भागों में विभक्त था। 22 मई 1990 को पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन दक्षिणी यमन और यमन गणराज्य उत्तरी यमन मिलकर एक यमन गणराज्य की स्थापना की। ए टेल ऑफ टू फैमिलीज एकीकरण समारोह की पूर्व संध्या पर उत्तरी यमन में व्याप्त शासन की कमजोरियां उजागर हुई, जिसके कारण लोगों में काफी असंतोष था। लोग चाहकर भी इसका विरोध नहीं कर पा रहे थे। इसी से प्रेरित होकर कुछ लोगों ने भ्रष्ट राजनीति के खिलाफ आवाज उठाई। उन्हीं में से एक हुसैन हूती भी थे। इस बात को ध्यान में रखकर हुसैन अल हूती और उसके पिता बद्र अल दीन अल हूती ने अंसार अल्लाह समूह बिलीवर यूथ संगठन की स्थापना की। यह संगठन एक सुधारवादी राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य था कि यमन में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाना। इसे आस्तिक युवा संगठन भी कहते हैं, जो अल्लाह के प्रति ज्यादा जागरूक था। उत्तर में कबीलों को लामबंद करना शुरू किया। हुसैन अल हूती 1990 में द यमनी कॉन्फिगरेशन फॉर रिफॉर्म नाम का एक राजनीतिक दल में शामिल हो गए। 1992 में अल हूती ने यमन की विपक्षी राजनीतिक पार्टी अल हक पार्टी से जुड़ गए। 1993 में अल हूती की पार्टी ने संसदीय चुनाव में सादा गवर्नमेंट की प्रतिनिधि सभा की एक सीट जीती, पर वह इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें अपने देश और देश की आवाम के लिए कुछ करना था, इसलिए 1997 में अलग पार्टी छोड़कर यमन में धार्मिक शिक्षा देने का विचार किया। उन्होंने कुरान और शरीयत के बारे में लोगों को जागरूक किया और सादा गवर्नमेंट में अपनी स्कूलें खोली। यमन के लोगों को अमेरिका के खिलाफ बताया। अमेरिका इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। अमेरिका के विरुद्ध लोगों को संगठित किया। अपने पिता की मृत्यु के बाद हुसैन अल हूती अपने पिता की धार्मिक शिक्षा विरासत में मिली थी, उसे जैद संप्रदाय इमाम के रूप में प्रसारित करना शुरू किया। शुरुआती दिनों में हूती मूवमेंट मुख्य रूप से उत्तरी यमन में आदिवासी मलेशिया से बने
पुराने थे, न केवल शिथिल रूप से संगठित थे, उनके पास प्रशिक्षण की कमी थी, उनके हथियार भी पिछड़े थे, उनके पास केवल साधारण हल्के हथियार थे। वे अक्सर गुरिल्ला युद्ध पद्धति के रूप में युद्ध करते थे, वर्दी और नंगे पैर और चप्पल पहने हुए रहते थे, इसलिए होती को चप्पल सेना के नाम से भी जाना जाता है। 2000 में हुसैन होती ने ईरान में शरिया इस्लामिक कानून लागू करने के बाद उन्होंने यमन को इस्लामी देश बनाने के लिए राजनीतिक और धार्मिक एकीकरण लागू करने का प्रस्ताव रखा। इस कार्य में उनका जनता का पुरजोर सहयोग मिला, लेकिन सरकार का नहीं। 2003 में इराक अमेरिका युद्ध के फैलने के बाद हुसैन होती के समर्थकों ने अमेरिकी आतंकवाद विरोधी नीतियों के लिए यमन राष्ट्रपति सालेह के फरमानों को न मानते हुए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। होती मूवमेंट का मानना है कि यमन का राष्ट्रपति सालेह अमेरिका का एजेंट बन गया और यमन को एक काफिर देश बनाना चाहता है। अमेरिकी विरोध के प्रदर्शन और यमन में होने लगे, जिसके प्रभाव वहां के राष्ट्रपति सालेह सरकार पर पड़े। वर्ष 2004 में सालेह सरकार ने हुसैन अल होती के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया और इस गिरफ्तारी के विरोध में यमन के राष्ट्रपति के विरुद्ध होतियों का विद्रोह शुरू हो गया। यमन की राजधानी सना युद्ध का मैदान बन गई। होती संगठन का नारा था, अल्लाह सबसे महान है, अमेरिका की मौत होगी, इजराइल की मौत होगी, यहूदी एक अभिशाप है, इस्लाम की जीत होगी। सालेह अधिकारियों ने एक बार हुसैन की गिरफ्तारी के लिए $55,000 का इनाम देने की घोषणा की, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। सालेह सरकार ने हुसैन को मारने के लिए अनेक सैन्य अभियान चलाए, पर सफलता नहीं मिली। उन्हीं अभियानों में से एक सैन्य अभियान के दौरान 10 दिसंबर 2004 को हुसैन अल होती को सलमान की गुफा के पास जफरान सलमान में सैन्य बलों द्वारा मार दिया गया, जैसा कि उस समय की मीडिया द्वारा बताया गया। मेजर जनरल जवास ने होती संस्थापक हुसैन अल होती को खत्म करने का श्रेय दिया जाता है। राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह ने अल होती को सना की केंद्रीय जेल में दफनाने का आदेश दिया, ताकि कब्र जैदी संप्रदाय के अनुयायी व शियाओं के लिए एक मस्जिद के रूप में न बदल जाए। हुसैन अल होती के मारे जाने के बाद उसके भाई अब्दुल मलिक बद्र अल दीन अल होती, जो उससे 30 वर्ष छोटे था, ने भाई की कमान संभाली। अब्दुल मलिक अल होती, जिसका जन्म 1982 सादा गवर्नमेंट के एक धार्मिक परिवार में हुआ था, उसे अबी जिब्रिल के नाम से भी जाना जाता है। बचपन से ही अब्दुल मलिक अपने परिवार और अपने पिता के यमन के कई शहरों की यात्राएं की, जो न्याय शास्त्र सिखाते और लोगों के बीच आपसी विवादों के मुद्दों को सुलझाने के लिए सादा गवर्नमेंट के शहरी और ग्रामीण इलाकों में घूमते थे। अब्दुल मलिक ने औपचारिक शिक्षा का अध्ययन नहीं किया, कभी स्कूल नहीं गए। इसका प्रमुख कारण था ग्रामीण क्षेत्रों में रहने के कारण कोई भी शैक्षणिक डिग्री प्राप्त नहीं की और वहाँ सार्वजनिक शिक्षा के लिए कोई स्कूल कॉलेज की व्यवस्था नहीं थी। पर वह बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का धनी था। उसने बचपन में ही गांव की मस्जिद में शिक्षण का अध्ययन किया, जैदी सिद्धांत का अनुसरण किया, पिता के हाथों लेखन और धार्मिक विज्ञान का अध्ययन किया। ऐसा कहा जाता है कि वह 13 वर्ष के हुआ तब उसके पिता ने उसके लिए एक विशेष शिक्षक पाठ्यक्रम शुरू किया। उसका एकमात्र उद्देश्य था कि उसका लड़का आगे चलकर देश और समाज की बागडोर संभाले। इस परीक्षा में वह पूर्ण निपुण हो गए, इसलिए उसके पिता उसे तारिका यानी मार्क कहते थे। उसने शिक्षा के क्षेत्र में उन्नत प्रगति की। हुसैन होती की मृत्यु के बाद उसके समर्थकों ने यंग बिलीवर्स का नाम बदलकर होती सशस्त्र संगठन कर लिया, यानी होती मूवमेंट कर लिया। इस संगठन ने अब्दुल मलिक होती को संगठन का नेता बनाया। आधिकारिक तौर पर उनका एक उदार एजेंडा था, जिसमें लोकतंत्र, धार्मिक स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार को खत्म करना और यहाँ तक कि महिलाओं के अधिकार भी शामिल है। कई यमनवासी ऐसा चाहते हैं और यही कारण है कि होती के पास यमन के जैदी हलकों से बाहर सुन्नी समर्थकों का समर्थन मिला है। 2008 में कतर के सहयोग से होती विद्रोहियों और यमन की सरकार के बीच युद्ध विराम हुआ। नवंबर 2009 में यमन की केंद्र सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीच होती सऊदी अरब में घुस गए। पहली बार सऊदी सेना बिना किसी सहयोगी देश के साथ लिए विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले किए और सैनिक कार्रवाई की, जिसमें लगभग 130 हुतीस मारे गए। 2009 में कई खबरें आई कि अब्दुल मलिक होती कई बार मर गया। सऊदी अरब ने दावा किया कि अब्दुल होती एक हवाई हमले में मारा गया था। यमनी अधिकारियों ने यह भी कहा कि अब्दुल मलिक होती की मौत सुरक्षा बलों के साथ गोलीबारी में हुई। हालांकि हालिया हाई प्रोफाइल पावर शो साबित करता है कि अब्दुल मलिक होती जीवित था। होतीस ने 2004 से 2010 के बीच सरकार के साथ 6 युद्ध लड़े, जिसमें सादा युद्ध कहा जाता है। इन संघर्षों ने होती विद्रोहियों को युद्ध का अनुभव दिया और उन्हें एक मजबूत सैन्य संगठन बनाने के लिए मजबूर किया। होती संगठन ने 2010 में यमनी सरकार के साथ युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे कुछ समय के लिए दोनों और शांति बन गई। यह शांति कुछ समय तक ही रही। एक छोटी सी घटना ने पूरे अरब जगत की सूरत और सीरत बदल दी। ट्यूनीशिया 17 दिसंबर 2010 शुक्रवार की सुबह आम लोगों की दिनचर्या थी। मोहम्मद बुआ जीजी नाम का व्यक्ति, जिसका पूरा नाम तारिक अल तैयब मोहम्मद बुआ जीजी है, वह सड़क किनारे फल व सब्जी बेचता था। वह सीधी बोजीद क्षेत्र में सब्जी और फलों के साथ अपनी गाड़ी चला रहा था, जब एक पुलिस कर्मी ने उसे रोका और उसकी गाड़ी और उसके सामान को जब्त करना चाहा। इसका कारण यह था कि वह ऐसी जगह बेच रहा था जहां पर विक्रेताओं को व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। वह क्षेत्र नो वेंडिंग जोन था। इस बात पर पुलिसकर्मी और उसमें गर्मा
गर्मी हो गई। इस बात को लेकर महिला पुलिसकर्मी लोगों के सामने यह कहकर थप्पड़ मारा कि उसने उस पर हमला किया। मोहम्मद बौअजीजी दुख और डर से कांपते हुए उसने थप्पड़ मारने का कारण पूछा। एक साधारण व्यक्ति की तरह उसकी एकमात्र चिंता अपने परिवार का भरण पोषण करना है, इस कारण वह कुछ बोल नहीं पाया। फिर उसने उस महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए स्थानीय नगर निगम के अधिकारी के पास गया और अपनी आपबीती बताई और उसने कहा उसकी गरिमा का अपमान हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ गया और नगर निगम के भवन के सामने उसने खुद को आग लगा ली। पुलिसकर्मी ने उसे एक फ्रेंच शब्द कहा, ड्रैगेज, जिसका अर्थ होता है छोड़ो। यह ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति और उसके शासन के खिलाफ संपूर्ण जन क्रांति के नारे के रूप में बदल गया। मोहम्मद बौअजीजी के साथ हुए दुर्व्यवहार ने शहर में विरोध की आग को सुलगा दिया। सोशल मीडिया पर व्यापक गुस्सा फूट पड़ा और गुस्सा तेजी से सड़कों पर फैल गया। ट्यूनीशिया के बाकी शहरों और क्षेत्रों को भी अपने चपेट में ले लिया। समान और स्वतंत्रता की मांग और भ्रष्टाचार खत्म करने की मांग करते करते मोहम्मद बौअजीजी ने जलने के कारण मंगलवार 4 जनवरी 2011 को मृत्यु हो गई। इस बात को लेकर ट्यूनीशियाई युवाओं में गुस्सा फैल गया और बेन अली शासन के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। 23 साल के शासन के बाद 14 जनवरी 2011 को ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति जिन अल अबीदीन बेन अली को सत्ता छोड़कर विदेश सऊदी अरब भागने पर मजबूर होना पड़ा और कई लोगों ने इसे अरब स्प्रिंग क्रांति की चिंगारी के रूप में वर्णित किया। उसी महीने मिस्र, लीबिया और यमन में आजादी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। मुख्य कारण राजनीतिक और सुरक्षा के अलावा भ्रष्टाचार का प्रसार, आर्थिक स्थिरता, खराब जीवन स्थितियां थी। अधिकांश अरब देशों में प्रतिबंध और लोकतंत्र की कमी थी। तानाशाहों के अत्याचारों की तस्वीरें और वीडियो दुनिया भर में फैल गए और लोगों में आशा, दृढ़ संकल्प और साहस से मिश्रित नारे एक इच्छा शक्ति का प्रतीक बन गए, जो खाड़ी देशों को एक अंत की ओर ले जाने की ओर दिख रहे थे, जिसे हमेशा मध्य पूर्व के लिए एक नया सवेरा माना जाता था। अरब स्प्रिंग अरब देशों की क्रांतियों के लिए लागू किया गया था, जबकि यह एक विशाल शांतिपूर्ण विरोध आंदोलन था। 2010 के अंत और 2011 की शुरुआत के दौरान सभी अरब देशों में शुरू हुए बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण विरोध आंदोलनों का प्रतिनिधित्व करता था। अरब देशों में ट्यूनीशियाई क्रांति से प्रभावित होकर स्थानीय सरकारों के प्रति आंदोलन शुरू हुए। यह क्रांति मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद हुस्नी मुबारक को उखाड़ फेंकने में सफल रही। फिर लीबिया की 17 फरवरी की क्रांति मुअम्मर गद्दाफी को मारने और तख्ता पलट करने में सफल रही। हमद बिन ईसा अल खलीफा बहरीन के शासक को बड़े पैमाने पर लोगों के विरोध का प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। बशर अल असद सीरियाई राष्ट्रपति अपने शासन के खिलाफ लगभग 15 महीने तक विद्रोह का सामना करना पड़ा। सीरिया विद्रोह सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था। 2011 के बाद हूती आंदोलन जैदी सिद्धांत के जड़ों से आगे बढ़ गया और यमन सरकार के विरोध में एक व्यापक आंदोलन बन गया। विरोधियों ने खुद को अंसारुल्लाह या अल्लाह की पार्टी के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया। 2012 में खाड़ी देशों द्वारा समर्थित राजनीतिक परिवर्तन के तहत यमन के अली अब्दुल्ला सालेह, जो 1990 से 1912 तक यमन के राष्ट्रपति थे, उन्हें इस्तीफा देने पड़ा। उनकी जगह अब्द रब्बू मसूर हादी अंतिम राष्ट्रपति बने और अधिक कार्य और भार और शक्तियां उनको प्रदान की गई। समावेशी संघीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया, जिसमें हूती उनके साथ थे। राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का जनमत कराया गया। 2013 में राजनीतिक गठबंधन बनाने के बावजूद हूती अपने समर्थकों को प्रभावी ढंग से प्रतिबंध करने के लिए संघर्ष किया, जबकि वरिष्ठ नेताओं की हत्या से जूझ रहे थे। 2013 की शुरुआत में हूती सरकार के गठबंधन के बावजूद विरोधियों ने कई प्रमुख हूती राजनीतिक हस्तियों जैसे अहमद शराफ अल दीन और अब्देल करीम जदबान की हत्या कर दी। संगठनात्मक विफलताओं और असफलताओं ने हूती के राजनीतिक प्रयासों में बाधा उत्पन्न की, जिसके कारण हूती होशिये पर आ गए। सरकारी बलों के साथ 2004 की लड़ाई में मारे गए हूती विद्रोही के समूह के संस्थापक हुसैन अल हूती के अवशेषों को 9 साल बाद 2013 में हजारों हूती यमनी राजधानी में प्रवेश करने से पहले के महीनों में इसके मलेशिया लड़ाके अरहाब और अरमान की पहाड़ी क्षेत्रों में फैले थे, जो जनरल अली मुहस्सिब अल अमर के नेतृत्व में प्रतिनिधि सैन्य इकाइयों, आदिवासियों, इस्लामी और राजनीतिक गठबंधन इल्लाह और स्वतंत्र सलाफी सेनानियों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ रहे थे। जब हूती ने सना में प्रवेश किया, तब यह बताया गया कि एक भी गोली नहीं चलाई। हूती द्वारा यमन की अधिग्रहण धीमी गति से चल रहा था और न केवल सरकार के साथ बल्कि 2005 में बनाए गए विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन जॉइंट मीटिंग पार्टी जेएमपी के साथ भी राजनीतिक समझौते किए हुए थे। 2015 में अरब गठबंधन के द्वारा यमन में हस्तक्षेप के साथ गृह युद्ध और एक क्षेत्रीय युद्ध में बदल गया। इस बढ़ते तनाव के बावजूद हूती की राजनीति महत्वाकांक्षी अपेक्षा से अधिक जागरूक हुई। उन्होंने अन्य प्रतिशोधी गुटों पर तेजी से हमले किए, जिससे हूतियों को कई जगह सफलताएं हासिल हुई। उन्होंने पहले यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया, जहां उन्होंने सभी सरकारी संस्थान पर कब्जा कर लिया, जिससे पूरे क्षेत्र पर उनकी हुकूमत छा गई। पूर्व राष्ट्रपति सालेह ने हादी के खिलाफ हूतियों से हाथ मिला लिया। उन्हें 33 साल बाद राष्ट्रपति सालेह और हूती के हाथ मिलाने से हूतियों को सालेह का अनुभव का लाभ हुआ और ऐसे विद्रोह
विद्रोह को जन्म लिया, जिससे सुन्नियों सहित कई आम यमनियों का भी समर्थन प्राप्त था। हूती के साथ समझौता किया। सालेह एक संभावित सहयोगी बन गया, जो अपने प्रभाव बनाए रखने के लिए हूतीस के साथ सेना का सहयोग किया। जैसे जैसे अरब गठबंधन के देश ने यमन में अपना हस्तक्षेप बढ़ाया, हूतीस ने भी गठबंधन पर हमले शुरू कर दिए। हूतीस की राजधानी सना और अरमान, धमार, रीमा, इब और अल महब राज्यों पर पूर्ण अधिकार कर लिया। सऊदी सीमा को छोड़कर वे हजा के उत्तर पश्चिम प्रांत के अधिकांश हिस्से को अपना नियंत्रण बनाने में कामयाब रहे और युद्ध ने हूतीस के उत्तरी गढ़ सदा को तबाह कर दिया, लेकिन उस क्षेत्र को विशेष रूप से उनके नियंत्रण में ही था। हूतीस की कार्यप्रणाली में हूतीस सरकार के प्रबंध का सर्वोच्च अधिकार जिहाद काउंसिल अल मजलिस अल जिहादी के हाथों में होता है। जिहाद काउंसिल की गतिविधियों की संरचना को व्यापक रूप से प्रचारित नहीं किया जाता, क्योंकि यह अत्यंत गोपनीय डिपार्टमेंट है, लेकिन जहां तक ज्ञात है इसमें वरिष्ठ यह ईरान और उसके सहयोगियों द्वारा नियुक्त किए गए हैं। जिहाद काउंसिल के सदस्य ही हूती सुरक्षा बलों को कई शाखाओं और कार्यालयों में नियुक्त करते हैं। सर्वोच्च कमान शाखा, सेना कमान शाखा, लैंड फोर्सेस कमांड आर्म, जिसे युद्ध क्षेत्रों के अनुसार कई कमांडों में विभाजित किया गया है। आंतरिक सुरक्षा शाखा विशेष बलों के हथियार जैसे बैलिस्टिक मिसाइल इकाइयां, ड्रोन है। जनशक्ति के लिए जिम्मेदार शाखा, अनुमानों के अनुसार हूती लड़ाकों की संख्या लगभग 2 लाख है। जनरल काउंसिल अल मजलिस अल आम के हाथों में, जिसका नेतृत्व आंदोलन के नेता के वरिष्ठ ट्रस्टियों में से एक करता है। सामान्य परिषद में कई विभाग, प्रशासनिक परिषदें शामिल होती है, जिन्हें हूती सरकार के दिन प्रतिदिन के प्रबंध की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। ये विभाग सामाजिक और शैक्षणिक प्रणाली, प्रशासनिक प्रबंध, हूती नियंत्रित क्षेत्रों में भीतर राजनीति, सहयोग प्रणाली और अदालत न्याय प्रणाली जैसे मुद्दों के लिए जिम्मेदार होती है। मार्च 2015 में जब हूती ने सना पर कब्जा कर लिया, तब तत्कालीन राष्ट्रपति हादी को सत्ता से बेदखल कर दिया। तब सऊदी अरब के अधिकारियों ने घोषणा की कि उनकी वायुसेना ने ऑपरेशन डिसीव स्टॉर्म शुरू किया, जो यमन के हूती गढ़ों पर लड़ाकू विमानों से हमला किया। यह हमला राजधानी सना और अन्य दक्षिणी क्षेत्रों पर किया गया। हूतियों के ठिकानों पर बमबारी से हूतियों को अत्यधिक हानि का सामना करना पड़ा। सऊदी अरब ने सैन्य हमले के लिए 100 लड़ाकू विमान तैनात किए। एक रिपोर्ट के मुताबिक सैनिक अभियान में मिस्र, मोरक्को, जॉर्डन, सूडान, कुवैत, संयुक्त राज्य अमीरात, कतर 10 देशों ने भाग लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले ही कहा कि वह इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होगा। हाँ, वह इस युद्ध में रसद व खुफिया सहायता प्रदान करेगा। आधिकारिक सऊदी समाचार एजेंसी एसपीए ने बताया कि पहले हवाई हमलों के परिणाम स्वरूप सना में हूती हवाई सुरक्षा, अल देलामी बेस, एसएएम मिसाइल और राजधानी में 4 युद्धक विमान पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। देश के दक्षिण में हूतियों के सैन्य बंकर नष्ट हो गए। सऊदी अरब की वायुसेना को कोई नुकसान नहीं हुआ। हूतियों का दावा है कि इस युद्ध में हमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अक्टूबर 2016 में एक अमेरिकी एडमिरल ने बताया कि यमन के खिलाफ सऊदी अरब ऑपरेशन डिसीसिव स्टॉर्म कर रहा था। तब अमेरिकी नौसेना और सहयोगी देशों के युद्धपोतों ने अप्रैल 2015 में ईरान से अरब प्रायद्वीप तक 5 हथियारों की खेप को रोका। यह खेप हूती विद्रोहियों की थी। कथित तौर पर इन शिपमेंट में एंटी टैंक मिसाइलें, स्नाइपर राइफलें, हजारों AK-47 स्वचालित राइफलें शामिल थी। यह सारा असला सऊदी अरब के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला था। यह हूती विद्रोहियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। 2017 में सालेह ने हूतियों के साथ गठबंधन तोड़ लिया और अपने दुश्मनों सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात और राष्ट्रपति हादी से हाथ मिला लिया, जिससे हूतीस और सालेह के वफादारों के बीच लड़ाई शुरू हो गई और गृह युद्ध की स्थिति बन गई। सालेह ने मई 2015 में आधिकारिक तौर पर हूतीस के साथ गठबंधन किया था, जिससे उन्हें उत्तरी यमन के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण हासिल करने में मदद मिली, लेकिन गठबंधन चरम सीमा पर था। अगस्त में हूतीस के साथ टकराव के बाद सालेह ने शीर्ष सलाहकारों में से एक की गोली मारकर हत्या कर दी। 2 दिसंबर को सालेह सार्वजनिक रूप से हूती से अलग हो गए और सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ एक नया गठबंधन बनाने की मांग की। उन्होंने कहा, मैं पड़ोसी राज्य और गठबंधन के भाइयों से अपनी आक्रामकता रोकने, घेराबंदी हटाने, हवाई अड्डे खोलने और भोजन सहायता और घायलों को बचाने की अनुमति देने का आह्वान करता हूं और हम अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर एक नया गठबंधन बनाएंगे। 4 दिसंबर 2017 हूती विद्रोहियों ने सड़क किनारे घात लगाकर पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह की हत्या कर दी। रिपोर्ट के अनुसार हूती विद्रोहियों को ईरान का गुप्त समर्थन प्राप्त है। सऊदी अरब को संदेह है कि हूती विद्रोही अल कायदा से जुड़े हुए हैं। अल कायदा ने इन बातों का सदा खंडन किया। फरवरी 2010 में अफगानिस्तान में अल कायदा मुख्यालय के सैन्य कमांडर अबू यहा अल लिबी ने एक ऑनलाइन बयान जारी कर कहा, हम न तो हूती के सदस्य हैं और न ही उनके साथी। हमारी धार्मिक मान्यताएं और शिक्षा विचार पूरी तरह से अलग है। इस तरह पश्चिम और पूर्व जितने दूर है उतने दूर हम हैं। 2017 में सऊदी अरब और यमन के बीच युद्ध में यमन के नागरिक भूख और बीमारी से जूझ रहे थे। यमन में फैल रही हैजा बीमारी ने 10 लाख लोगों को संक्रमित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र यमनी राजधानी सना के अंदर एक असामान्य सा दृश्य नजर आ रहा था। आशुरा के दिन पूरे सेना को सजाया जा रहा था।
इंगित करता है कि हूथियों ने अपना पूरा राजनीतिक लबादा उतार दिया, एक और धार्मिक प्रवचन या यूं कहे जैदी सिद्धांत को बढ़ावा देना शुरू कर दिया, जो शिया सांप्रदायिक शिक्षाओं को बढ़ावा देता है। इससे प्रेरित होकर यमनी शिया अब खुले तौर पर ईद अल गदीर मनाते हैं। यह शिया धार्मिक उत्सव है जिसके बारे में अफवाह है कि पहले ज्यादातर गुप्त रूप से मनाया जाता था, पर हूथियों का राज आने के बाद खुलेआम मनाने जाने लगा। 2018 में सऊदी अरब पर हूथियों द्वारा मिसाइल हमले तेज और आम हो गए। रोजाना नए नए टारगेट कर ज्यादा से ज्यादा अरब को नुकसान पहुंचाने लगा। इससे जुलाई 2018 में सऊदी अरब के एक तेल डिपो को टारगेट कर दिया, जिससे लड़ाई आग में घी का काम कर गया। इससे लड़ाई और बढ़ गई, जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया का सबसे खराब मानवीय संकट माना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बताया कि 23 मिलियन से अधिक लोग यमन की 80% आबादी को मानवीय सहायता और सुरक्षा की आवश्यकता है। दिसंबर 2018 स्टॉकहोम समझौते को बचाना और यमन को क्षेत्रीय संघर्ष से टालना। लाल सागर के पास यमन के शहर होदेदा के आसपास लड़ाई रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता वाला अरब और हूथी के बीच स्टॉकहोम समझौता किया। यह समझौता चरम स्थान पर नहीं पहुंच पाया, पर युद्ध कुछ समय के लिए टाला गया। 2019 यमन में संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों के पैनल ने बताया कि हूथी तेजी से उन्नत ड्रोन तकनीक प्राप्त कर ली। यमन में बड़ी संख्या में मानव रहित विमान ड्रोन बना रहे हैं, जिनका अर्थ है कि हूथी संगठन ने ड्रोन के लिए विदेशों से इंजन, मार्गदर्शन प्रणाली और महत्वपूर्ण पार्ट्स जो ड्रोन बनाने के काम आते हैं वह वहां तक पहुंच बना ली है। बस उन्हें असेंबल करके तैनात करने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि हूथी 2018 के मध्य 932 मील तक मार करने वाले ड्रोन बना लिए हैं। 2019 में हूथी ने पहली बार महत्वपूर्ण सऊदी तेल सुविधाओं के खिलाफ आत्मघाती ड्रोन भेजे। 14 सितंबर 2019 को हूथी ने सऊदी अरब के 2 प्रमुख तेल प्रतिष्ठानों पर ड्रोन से हमला कर दिया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिकी खुफिया जानकारी ने कथित तौर पर दर्शाया कि यह हमला यमन ने नहीं बल्कि ईरान के भीतर से हुआ। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ईरान पर दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति पर अभूतपूर्व हमला करने का आरोप लगाया। ईरानी विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद शरीफ ने इस एक ट्वीट में अमेरिकी दावों को खारिज कर दिया। हूथी की इन घटनाओं को देखते हुए 10 जनवरी 2021 को अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो ने एक बयान जारी कर हूथी को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया। 28 फरवरी 2022 को संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद ने प्रस्ताव 2624 पारित किया, जिसने पहली बार यमन में हूथी सशस्त्र को आतंकवादी संगठन के रूप में परिभाषित किया और प्रतिबंधों को बढ़ाया। इस बात से बौखलाए हूथियों ने फरवरी 2022 में हूथी ने संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, शांति वार्ता और युद्ध का उल्लंघन किया। लेकिन अक्टूबर 2023 में लड़ाई फिर से शुरू हो गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अबू धाबी में बैलिस्टिक मिसाइल दागने के बाद हूथी को उन्नत हथियार प्रदान करने में ईरान को दोषी ठहराया। 20 मार्च 2022 सऊदी अरब की यानबू रिफाइनरी पर हूथियों ने ड्रोन से हमला किया। इसका जवाब देने में सऊदी अरब ने देर न लगाई। सऊदी युद्धक विमानों ने सना के यमनी राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाया, जिस पर हूथी का नियंत्रण था। राजधानी का हवाई अड्डा, कई शिवर व अदन के पास दक्षिणी यमन के अल अनाद हवाई अड्डा जो हूथी समूह के नियंत्रण में था, सऊदी वायुसेना ने बम बरसाए और नष्ट कर दिए। हूथी विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियार हैं जो किसी भी देश को नष्ट करने में सक्षम हैं। विमान भेदी मिसाइलें, स्पीड बोट, यूएवी और बहुत कुछ। संगठन के पास छोटे हथियारों में टैंक रोधी मिसाइल, सरचार्ज। हूथी के पास बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, स्वनिर्मित, विदेशी निर्मित एंटी शिप मिसाइल सहित उन्नत साधन हैं। 250 से 400 किमी की दूरी के लिए कहर 1 और कहर 2 मिसाइलें हैं। 70 से 120 किमी की मार करने वाला तोचका मिसाइलें भी इनके पास है। और स्कंड सी 550 किमी रेंज की 160 किमी रेंज वाली बैंडर मिसाइलें। कियाम मिसाइल की अधिकतम सीमा 500 मील है। 800 किमी तक की रेंज वाली बुरकन 2 1200 किलोमीटर मार करने वाली मिसाइल है। कुद्स 1 700 किमी की है। कुद्स 2, कुद्स 3 कुछ नई वर्जन की मिसाइलें जिनकी मारक क्षमता 1300 से 2000 किमी है। ड्रोन 15 किमी तक दूरी के लिए रकीब ड्रोन है। 30 किमी तक की दूरी के लिए हुदहुद 1 शामिल है। खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के उपकरणों में 35 किमी तक हमले के लिए ड्रोन, 150 किमी की रेंज वाले SF-1, 500 किमी की रेंज के लिए समद 1, 900 से 760 किमी की रेंज के लिए समद 2, समद 3 शामिल है। इसके अलावा हूथी ने समद 4 का खुलासा किया, जिसका दावा है कि इसकी क्षमता 2000 किलोमीटर है और वायद का दावा है कि इसकी मारक क्षमता 2000 से 2200 किमी है। मिराज एंटी टैंक मिसाइल वास्तव में अमेरिकी वेलफायर मिसाइलों का संस्करण है। इस प्रकार के बहुत से अधिक और आधुनिक हथियार हूथियों के पास है। इसी कारण ये लाल सागर में नाकेबंदी कर रखी है और दुनिया के नाक में दम कर रखा है।